आज हम यहीं से आगे इस बात को लेकर के चलेंगे और आपकी आज एक प्रैक्टिस भी थोड़ा सा कराते हैं। आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे। बुध से रिलेटेड हम एक आम चर्चा भी साथ में करेंगे कि आप जब कुंडली में देखते हैं तो बुध को किस तरीके से आप देखते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करने में कामयाब होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कुंडली देखो, पहला स्टेप बना लो इसको कि बुध ग्रह आपका उसका विश्लेषण करना है। बुध इंसानी दिमाग की ताकत को दिखाता है। सिंपल बात यह है, अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत होशियार है, बहुत अलर्ट है, बहुत एक्टिव है, तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रॉब्लम्स का काफी हद तक समाधान करने में सक्षम व्यक्ति होता है। वो कम पढ़ाई करके भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस संसार में लोक व्यवहार सबसे बड़ी विद्या है। लोक व्यवहारिक ज्ञान जिसको है, बोलचाल का ज्ञान जिसको है, लेन देन करने का ज्ञान जिसको है, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ ही जाएगा, ऐसा निश्चित मान के चलेगा। तो किसी कुंडली की ताकत को फाइंड आउट करने के लिए बुध की ताकत को समझना जरूरी है। और अब तो हमने बुध का भेद किस प्रकार से निकाला जाता है वो बात भी आपको समझा दी गई। अब बुध के अच्छे होने के कुछ लक्षण मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? वो व्यक्ति बोलने में बहुत होशियार। अब बोलने में होशियार का मतलब ये नहीं कि ज्यादा बोलने वाला। ज्यादा बोलने वाला, बिना आवश्यकता के बोलने वाला, बिना लॉजिक के बोलने वाला बेवकूफ कहलाता है और हर जगह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। बुद्ध की बोली का तात्पर्य है अपनी बात को लॉजिक के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ, बड़े कन्विंसिंग पावर के साथ अगर सामने वाले के सामने रख देता है और अपनी बात से, अपने लॉजिक से सामने वाले को कन्विंस कर लेता है, तो समझना बुद्ध अच्छा है। अगर व्यक्ति का रुझान डिजिटल की तरफ, यानी कि सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, फाइनेंस, इनकी तरफ है, या इनमें ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो समझें कि बुध ग्रह की स्थिति ठीक ठाक है। अगर व्यक्ति झुकने में बिल्कुल भी देर नहीं करता, एडजस्टेबल नेचर का है, कंप्रोमाइजिंग नेचर का है, और उस एडजस्टेबिलिटी में उसका स्वार्थ छिपा हुआ है, अपने नफे नुकसान का गुणा भाग करके जो व्यक्ति झुक जाता है, उसका समझो बुद्ध अच्छा है। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि बुद्ध व्यापारी बनाता है। एक अच्छा व्यापारी बुद्ध की बिना ताकत के नहीं बन सकता। पर हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ बेच रहा है, उसको हर एक को आप व्यापारी काउंट मत करो। कोई रेडी वाला, कोई सब्जी वाला, कोई खोमचे वाला, कोई पान बीड़ी वाला, उसको आप व्यापार की श्रेणी में मत ले। वो केवल डे टू डे रूटीन का एक अपना काम कर रहे हैं, रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और एक बहुत सिंपल दिमाग के साथ वो काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा दिमाग की जुड़ती नहीं।
सपोज करो किसी ने पान की दुकान खोलनी है, उसने बस एक जगह देखनी है, उसको ना तो मार्केट एनालाइज करने की आवश्यकता है, ना उसको कहाँ से क्या होगा, कहाँ से माल आएगा, कानपुर का पान कहाँ से आएगा, बनारस का कहाँ से, इन सब पचड़ों में फंसना नहीं है। उसको अपने शहर में देखना है कि होलसेल का पान की दुकान पे कहाँ से मिलता है, सिंपल वहां पर जाना है। मैं क्लास में बाबा, उसको सिंपल जाना है और जा करके सिर्फ उठाना और अपना खोमचा खोल करके अपना सुबह आना है, शाम को चले जाना। ऐसे केसेस में बुद्ध की ताकत को बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो अपना काम कर सकता है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मुझे चाय की दुकान खोलनी है, कोई कहता है मुझे किराना स्टोर खोलना है, तो आपको बुद्ध को लेकर के उसको मना मत कहो कि यार तुम्हारा तो बुद्ध मंदा है, तुम तो बिल्कुल जो है तुम फेल हो जाओगे, तुम वो, ऐसा कुछ। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इन सब कामों को कर सकता है। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये सामान्य बुद्धि को कैसे समझ ले। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कुंडलियों में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बुध एक साथ, पर बुध कमजोर भी हो, मैं ये दोनों केस बता रहा हूं, सूर्य बुध एक साथ है तो जरूरी नहीं कि बुध बहुत पावरफुल होगा। सूर्य बुध साथ है और बुध कमजोर भी है, और वो कोई सामान्य स्तर का काम काज करने को तैयार होता है, तो आप उसको ओके करो। क्योंकि कोई वो व्यापारिक लेवल के ऊपर जाकर के काम करने की बात को नहीं कह रहा। इसलिए सबसे जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजर का बुद्ध ठीक होना चाहिए पहले तो, कि वो सामने वाला बेचारा क्या प्रश्न कह रहा है, क्या मंशा लेकर के आया है, और आप लकीर के फकीर होकर के उसको बेचारे को गुमराह मत कर दे कि ऐसा ना हो और ये तेरा तो बुद्धि अच्छा नहीं है। भाई उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है। हाँ, कोई व्यक्ति कहता है मुझे फैक्ट्री लगानी है, बड़ा बिजनेस करना है, मुझे कोई अपनी फ्रेंचाइजी खुद की बनानी है, मुझे करोड़ों रुपए लगाने हैं, मुझे आप अपने ही शहर में 10 स्टोर खोलने हैं, वहां आप बुद्ध की ताकत जरूर देखें। और बुद्ध जब तक स्ट्रोंग ना हो, जब तक उसे ना करें। और क्या देखेंगे, कोशिश करें कि सूर्य बुध उसकी कुंडली में साथ ही हो। जिन्हें भी आप व्यापार के लिए ग्रीन सिग्नल दें, तो दोनों का साथ हो, उतना रिस्क कम हो जाता है। ये समझ लीजिए, सूर्य बुध साथ होंगे तो मंगल बद नहीं। सूर्य बुध साथ होने से मंगल बद नहीं होता, और मंगल बद खास करके दुकानदारी में, व्यापार में नहीं होना चाहिए। मंगल बद का व्यक्ति कई बार अपनी ईगो में आकर के, जल्दबाजी में आकर के, गुस्से में आकर के, रिवेंज में आकर के कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। हर समय नहीं करता, कई बार करने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो उन मुद्दों को भी ध्यान में ज्योतिष में हमेशा रखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप में से बताइए, और क्या आप बुध ग्रह के बारे में समझना चाहते हैं? कोई कुंडली रखिए ताकि हम उस पे विश्लेषण कर सके, और आप अपने एंड से कोई प्रश्न पूछे ताकि हम केस स्टडी करें। कल से फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। हाँ राजन बताइए। बुध पे ही फोकस रहना, मैं ये आपको कहूंगा कि बुध पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, गुरुजी मेरे एक फ्रेंड की कुंडली का एनालाइज कर सकते हैं, वो व्यापार में ही है, हम्म। बिजनेसमैन है। तो उस पे, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन भी आया था मुझे कि उसका बिजनेस वो चेंज करना चाहता है, तो किस तरह के बिजनेस में, तो उस पे विश्लेषण कर सकते हैं अगर आप कहें तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले सबसे पहले देखना है कि बुध कहाँ पर बैठा है, किस हाउस में बैठा है, ये बताइए। हाँ जी, गुरुजी उनका बुध है दूसरे घर में। दूसरे घर में किसके साथ बैठा है? वो बैठा ही मंगल के साथ, गुरु के साथ और केतु के साथ। अच्छा, अब सभी लोग बड़े ध्यान से समझना, और जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं वो सामने आ जाओ, क्योंकि जब मैथमेटिकल चर्चा होती है, ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इसी चर्चा को लेकर के
तरसोगे कि भाई ये बात नहीं हो रही है। ये बरोबर। एग्जाम्पल चार्ट्स है, एग्जाम्पल कुंडलियां हैं एक प्रकार से, ताकि आपको लाइव समझ में आ जाए कि कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं। अभी राजन ने बताया बुध ग्रह सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, मंगल ग्रह साथ में बैठा हुआ है, केतु ग्रह साथ में बैठा हुआ है, और कौन बैठा है? गुरु। गुरु साथ में बैठा। तो आप ये बताएं, सब में कोई भी, क्या ये बुध अच्छा हुआ या कमजोर हुआ? कमजोर हुआ। कमजोर हुआ गुरुदेव। कमजोर हो गया, बहुत अच्छी बात। कमजोर हुआ गुरुदेव। बहुत अच्छा, आपने सही पकड़ा है, ये कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया, अब आप में से कोई बताएगा? बुध और केतु। केतु बुध और भी केतु। साथ में है, गुरु भी साथ में है सर। और अगर एक ही लाइन में बता देते कि सूरज साथ में नहीं है तो? मंगल बुध भी है। हाँ जी। है ना? अब जी देखो, मंगल बुध भी है। मंगल बुध भी है। अब बुध मद्दा हो गया। तो बुध मद्दा हो गया तो अपना नियम क्या था कि अगर बुध मद्दा है तो अपन क्या निकालेंगे? बुध का भेद भेद। निकालेंगे। जी। तो बुध का भेद राजन निकाला आपने? बुध का नहीं, भेद निकाला निकाल। नहीं गुरु जी। हाँ, निकालो। निकालो, एनालिसिस करो। दूसरी बात, मैं जब तक राजन बुध का भेद निकाल रहा है, जब तक अपन और चर्चा कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है तो उसको व्यापार चेंज करने की आवश्यकता जब तक नहीं पड़ेगी, जब तक कि सरकार ही उसके ऊपर जो है रोक ना लगा दे उस बिजनेस की तरफ। सरकार या तो उस बिजनेस पे रोक लगा दे, या वो धंधा चलना ही बंद हो जाए। जैसे पहले एसटीडी बूथ खुला करते थे, एसटीडी पे लोग जाकर के फोन करा करते थे। आज सबके पास अपने हाथों में फोन है, तो एसटीडी का धंधा फेल हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में वो बंद कर रहा है तो बात अलग है। पर अगर कोई धंधा वो पहले से चला रहा था, उससे नहीं चल पा रहा, या उसको मजा नहीं आ रहा है, और वो दूसरे धंधे में जाना चाह रहा है, ये इस बात की निशानी है कि बुध कमजोर है, बुध परेशान है, उस व्यक्ति में धैर्य कम है, पूरी सही ढंग से सिचुएशंस का एनालिसिस नहीं कर पाता। व्यापार के लिए पेशेंस का होना निहायत आवश्यक है। और हम क्या देखेंगे जब भी हम व्यापार की कुंडली को देखें, कोई व्यक्ति व्यापार की के किस्मत का ग्रह निकाल लो, उसका किस्मत का ग्रह निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि व्यापार में किस्मत का ग्रह अगर साथ नहीं देगा तो वैसे भी व्यापार नहीं चल। अगर उसका बुध अच्छा भी होगा तो भी उसको बरकत नहीं मिलेगी, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये आप स्टेप समझते चले जाना कि हमने कैसे देखना है, किसी आदमी को कैसे सलाह देनी है, भाई तेरे को करना है नहीं करना है, कैसे करना है। तो किस्मत का ग्रह जब भी निकल जाए, किस्मत के ग्रह के मामले में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? वो सोचते जो किस्मत का ग्रह निकल गया ना, बस वही हमारी किस्मत बना देगा। नहीं, किस्मत का ग्रह फाइंड आउट करने का मतलब सिंपल इतना है, हमें समझ में आ जाता है कि ये किस्मत का जो ग्रह कुंडली में निकला है कि किस हालात में है। अगर किस्मत का ग्रह कमजोर हालात में है तो ये उस बात को दिखाता है कि आपकी किस्मत प्रॉपर रूप से साथ नहीं दे रही है। उस ग्रह का इलाज लगातार करो। अब आपका प्रश्न उठ सकता है, जी जो व्यापार करे वो किस्मत के ग्रह का इलाज करे या हर कोई करे? तो मैं कहूंगा भाई, किस्मत की आवश्यकता तो सभी को है। होती है। तो सभी को किस्मत के ग्रह को ठीक रखना चाहिए। व्यापारी को, कंसल्टेंट को, बड़े इंस्टीट्यूट चलाने वाले को, राजनीति को, राजनीतिज्ञ को, उच्च अधिकारी को, हमेशा किस्मत के ग्रह का ध्यान और उसकी ताकत निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति है तो अगर वो बस इतना ध्यान रख ले कि उसको और खराब ना होने दे,
जिस हालत में है वैसे उसी हालत में रखोगे तो काम चल जाएगा। उससे ज्यादा नीचे ना जाने दे। ज्यादा नीचे किस्मत का ग्रह कैसे जाएगा? अगर जो भी ग्रह आपका किस्मत का निकला है, उसको जो चीज पसंद नहीं है उस ग्रह को, वो काम बिल्कुल नहीं करने। अगर वो काम करोगे तो किस्मत का ग्रह आपका अच्छा भी बैठा होगा तो डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ज्योतिषियों पर बड़ा गुस्सा आ जाता है, और आए भी क्यों ना, आ जाता है गुस्सा। गुस्सा इसलिए भी आ जाता है कि जब जो है हमने उपाय किया, हमें रिजल्ट्स नहीं, पर कहीं ना कहीं चूक ये हो जाती है कि वो जो कर्म कर रहे हैं प्रेजेंट के, उन कर्मों में कहीं वो ऐसी गलती खा रहे होते हैं जो किस्मत के ग्रह को डाउन कर देता है। और अगर कोई ज्योतिष विद्या में ये सोचता है कि हम उल्टे सीधे कर्म करेंगे और फिर भी बच जाएंगे उपाय करने के बाद, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये उसी प्रकार का हो गया कि दारू भी पिएंगे पर लीवर भी खराब नहीं होना चाहिए, और जिंदा भी 80 साल रहना है, पर दारू भी रोज पीनी है। तो और डॉक्टर को पकड़ लेंगे कि डॉक्टर साहब अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, दारू तो मैं रोज पीऊंगा, 80 साल भी जीना है और लीवर भी खराब नहीं होने देना, अब तुम देख लो कौन कौन सी दवाई देनी है। अब ऐसे में डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा भाई ऐसा है, सबसे बढ़िया तू पी मत, सबसे बेस्ट इलाज तेरा यही है, इसको तू खराब मत होने दे, इस चक्कर में मत पड़ कि पहले लीवर खराब होगा और फिर मैं दवाइयों से लीवर ठीक करूंगा, और फिर भी तू ठीक होने के बाद फिर दोबारा शुरू करेगा। इस चक्कर में मत पड़, तू शराब पी मत, वही काम करेगा। तो वही काम एक एस्ट्रोलॉजर को भी करना चाहिए। और आप लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हो, ये बात आपको भली भांति समझ जाना चाहिए। लाल किताब स्वयं कहती है बीमारी का इलाज है, मौत का नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका समाधान किसी भी पैथी में नहीं, किसी भी पैथी में नहीं। तो आप जब भी कोई व्यक्ति जिद करके गुस्से में आकर के व्यापार में घुसता है, वो मात खाता है। अभी राजन जो केस बता रहे हैं, बुध के साथ केतु बैठा हुआ है, बुध के साथ गुरु बैठा हुआ है, यानी व्यक्ति की ईगो बड़ी पावरफुल है, व्यक्ति का गुस्सा और जिद बहुत पावरफुल, बोलने में मीठा बोलता है पर इंटरनली अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल पे आंकता है, अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस माइंडेड पर्सन समझता है। अब ऐसे आदमी को आप चाह के नहीं समझा सकते कि भाई व्यापार तेरे लिए बढ़िया चीज नहीं है। वो कहेगा व्यापार के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं, नौकरी तो अपन कर ही नहीं सकते। अब ऐसे में ज्योतिषी बेचारा क्या करे, उसको फंस गया, ज्योतिषी फंस गया। अब कुछ लोग होते हैं जो ज्योतिषी को फंसा देते हैं कि करना तो व्यापार ही है। अब उसकी कुंडली में वो चीज है नहीं, वो लक्षण आ नहीं रहे, अब वो क्या करेगा साहब? क्यों ये बात मैंने क्यों बोली? आप मुझसे अगर लॉजिक पूछें, बुध के साथ केतु जैसा ग्रह बैठा, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सन्यासी को दिखाता है। सन्यासी जो सब कुछ त्याग दिया, और सन्यासी का तो आपने हट सुना ही होगा, वो राजा के सामने ना झुके। एक राजा के सामने भी ना झुके। बाल हट और सन्यासी हट, सन्यासी हुआ हट, ये बहुत ही भयंकर होता है। वो राजा को झुका दे और राजा की परवाह ना करे। तो जो केतु का जो हट है ना, वो बहुत बड़ा हट है। वो जो जिद है ना कि पकड़ लिया यार, ये मुझे तो ये करना है तो मुझे ये ही करना है। अब उसको चाहे 10 लोग आके समझा देंगे, उसको समझ में आने वाला नहीं। गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञानी ग्रह है। गुरु उसको ये समझा रहा है कि नॉलेज तो मैं अपने आप गेन कर लूंगा, या ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज तो बहुत है, मैं तो नॉलेज का पुतला हूं, मैं तो जहां भी हाथ रख दोगे वहीं से नॉलेज निकलेगी, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो।
ये इंसान के अंदर का एनालिसिस है। अब आप क्या करें राजन, ये हाँ जी। बताइए क्या निकला बुध का भेद? केतु जी। केतु निकला। तो केतु जो है कौन से नंबर पे है? लास्ट वाले नंबर पे। एक नंबर है रिमाइंडर। हाँ। हाँ जी, रिमाइंडर एक नंबर है जी। हाँ। केतु कहाँ बैठा है? दूसरे में दूसरे बुध में। के साथ। दूसरे में। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं है, वहीं पर बैठा हुआ है। तो बुध, वो बुध वहां पर बैठा जरूर है पर बुध है नहीं, वो तो केतु का रूप लेके बैठा हुआ है। जैसे एक साधु एक सन्यासी अकड़ के नहीं बैठ जाता, मैं तो इतनी साधना करूंगा, मैं तो इतना जाप करूंगा ही करूंगा, जाओ आज से खाना पीना छोड़ दूंगा, आज से 3 दिन तक नहीं खाना खाऊंगा, 9 दिन तक बिना पानी पिए रह जाऊंगा। साधु का जो त्याग बड़ा भयंकर है। ये लोग अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात को ने मेहनत दिन रात करते। मतलब ये कमी इनकी मेहनत में नहीं होती, बस ये है कि जो उस मर्म को नहीं समझ पाते, उस व्यापार के मर्म को नहीं समझ पाते। अब सेकंड हाउस का केतु कैसा रहता है, आप में से कोई बताएगा? अभी केतु ग्रह नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बता दूं। सेकंड हाउस का केतु अच्छा नहीं होता, ठीक है? सेकंड हाउस का ठीक है। केतु अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि राहु 8वें में बैठा हुआ है। राहु 8वें में। ये लोग रातों रात करोड़पति बनने का दिमाग लगाते रहते हैं इंटरनल, और इनके दिमाग में 10-20 करोड़ की कहानियां नहीं होती। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। ये गूगल की स्टोरियां पढ़ेंगे, धीरू भाई अंबानी को पढ़ेंगे, फलाने बड़े बड़े हाई लेवल टाइकून्स को पढ़ेंगे। और इनके दिमाग में क्या आएगा कि कोई डिजिटल कोई ऐसा काम करे जिससे ये फटाफट ये रात को सोते रहे, सुबह उठ करके देखे मोबाइल में वो 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए। तो जो ख्वाब जो होते हैं वो इस लेवल के ऊपर लेकर चले जाते हैं। ये इसका क्या मतलब है? वी जो हमारा केतु ग्रह है, ये इंट्यूशंस का बहुत बड़ा प्लेनेट माना जाता है। ये व्यक्ति को एक इंट्यूशंस कराता है, पर इंट्यूशन हमेशा सही नहीं होती। बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं जिनकी इंट्यूशन सही होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं, दिल कह रहा है यार, मेरा दिल ये काम होगा। अरे जरूरी थोड़ी है जो उसका दिल कह रहा है वही होगा, वो गलत भी तो हो सकता है। दिल तो पता नहीं कई बार कहता है कि नहीं यार ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, नहीं होता। तो ये चीज समझनी चाहिए कि ये ग्रह कैसा है कैसा। हाँ राजन, आप बताइए और क्या प्रश्न था? अभी अभी तो ये फ्रेंचाइजी के बिजनेस में है। फ्रेंचाइजी के काम में, हाँ जी। अभी ये काम चेंज करने के मूड में बैठे हुए हैं। हाँ। हाँ, मतलब कि उसका मन दौड़ता रहता है इधर उधर। तो जो मैंने बताया उसमें क्या चीज ठीक लगी आपको? हाँ जी, जिद्दी है, हटी है। अब जिद्दी तो है, मतलब, हटी। हाँ मतलब कि एजुकेशन भी मतलब कि ठीक ठाक कर ली उसने, बट वो बिजनेस के स्टार्टिंग में सोचा और बिजनेस में ही गया। हम्म। अब कई बार सोचता है कि यार जॉब कर लेता, बट अब एज हो गई है तो क्या, कहाँ दोबारा से शुरू करूंगा क्या फिर। उम्र है? 36। 36? तो नहीं, जॉब नहीं बस की बात अब। अच्छा, कैसे, क्या क्या वो जॉब कर सकता है तो कैसे देखेंगे अपन? आज आपको प्रैक्टिकल सूत्र बता रहा हूं कि कैसे देखें। शनि फिर तो शनि को शनि, देखना है, शनि सन को को देखना होगा। शनि बस को देखना शनि होगा। को देखो कि शनि के हालात कैसे हैं। शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि छठे भाव में गुरु जी। शनि छठे भाव में बैठा है। छठे का शनि कैसा होता है? अच्छा है, बुरा? अच्छा। छठे का शनि तो अच्छा होता है जी गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया। शनि जो है छठे का अच्छा होता है, ठीक है। तो जी। शनि तो अच्छा है, आप समझ रहे हो बात को? जी। शनि इनका अच्छा है, परंतु बुध ने जवाब दे रखा है। लाल किताब की फिलॉसफी है, किसी एक ग्रह को देख करके कुछ मत बोलो।
हमेशा देखो कि उसके साथी ग्रहों के हालात कैसे। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार क्रिटिसाइज करता हूं कि जो लोग केवल ये देख करके कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है उससे फलित करते हैं, वो एक अच्छी टेक्निक नहीं है। जो भी ग्रह जिसको भी आप विश्लेषण कर रहे हो, हमेशा ये देखो कि उसके जो मित्र ग्रह हैं उनके हालात कैसे। अगर उनके मित्र ग्रहों के हालात बहुत अच्छे हैं तो वो ग्रह किसी भी सिचुएशन में बैठा हुआ वो ऑटोमेटिक अच्छा माना जाएगा। ये लाल किताब की फिलॉसफी है। ये तो चलो हमारे पास तो एक्सपीरियंस होता है कि फलाना ग्रह फलाना अंदाजे से ही पता होता है बहुत सारा कि यार ये तो चीज ऐसे। पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपने केवल आंख बंद करके ऐसे नहीं देखना कि वे शनि छठे में तो अच्छा है। नहीं भाई, कितना अच्छा है। अब प्रश्न उठता है कितना अच्छा है। अगर बहुत अच्छा ही है तो कितना अच्छा है। क्या ये नौकरी वाला शनि है या ये फैक्ट्री लगाने वाला लगवाने वाला शनि है? अगर शनि ग्रह का साथ बुध दे देगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर शनि ग्रह का साथ बुध ग्रह दे देगा तो निश्चित रूप से वो फैक्ट्री लगाने वाला ही शनि बनेगा। अब ये साथ बुध का मतलब है बुध के हालात अगर अच्छे हैं कुंडली में तो शनि का वो साथ किसका मिल गया? बुध का। अगर उसको बुध का साथ मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति फैक्ट्री लगाने वाला बन जाएगा। बुध थोड़ा सा कमजोर हो और शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र का साथ मिल जाए तो फिर वो नौकरी करके खुश है। और वो ऐसे ऑफिस में बैठ के खुश है जहां पे अपने शीशे वाले कांच वाला अपना ऑफिस हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, अपने सब लोग अपने लगे रहे हो अपना काम। अब इसमें ये नहीं देखना आपने देखते समय कि ये शुक्र उच्च का होना चाहिए, ये गलती मत खाना। फिर मैं अगेन कहूंगा, शुक्र उच्च वाला भाई नौकरी नहीं करता। उच्च का मतलब यहां पर ये समझो कि शुक्र जिसका बहुत पावरफुल हो गया वो नौकरी नहीं करता, उसके नीचे नौकर काम करते हैं। वो काहे को नौकरी करेगा? वो बिल्कुल नौकरी नहीं करके राजी। जब भी तो कहते हैं कि जो शुक्र है तो ऐशो आराम है, लग्जरी है, हर चीज की मौज है। तो लग्जरी में नौकर चाकर भी तो एक लग्जरी का ही। इसीलिए लाल किताब ने मसनूई ग्रह का कंसेप्ट निकाला, जो मेरे ख्याल से लाल किताब में अगर आप मसनूई ग्रह के ऊपर आपने मास्टरी कर ली ना तो फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये समझ लीजिए। और अभी तक जितने भी मैं वीडियो देख चुका हूं मसनूई ग्रह के ऊपर, टेक्निक ही गलत करा रहे हैं। वो ये मान के बैठे कि अगर ये दो ग्रह होंगे तो इसको नकली ग्रह की तरह मान लें। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि अगर जैसे कुंडली के अंदर शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठ तो हम कहते हैं जी ये शनि बन गया। पर ये शनि जो है कैसा है? शनि है केतु जैसा, शनि है केतु जैसा, टेक्निकल बन गया। अब यहां मैं दूसरे तरीके से आपको हमेशा समझाता हूं। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह भी अच्छा है और बृहस्पति ग्रह भी अच्छा है और अलग अलग बैठे हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, अलग अलग बैठे हुए हैं दोनों, तो शनि आपका कहीं भी बैठा वो ठीक ही है। उस आदमी को आप नौकरी के लिए यस कह दो, कभी भी नौकरी में दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। ये आपको, मैं मुझे लगता है कि लाल किताब की क्लासेस में ना ये वाली नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसकी कमी है। और स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे किसी हमने बोल दिया कोई शुक्र के हालात अच्छे हो, अब वो अच्छा किसको माने? उच्च वाले शुक्र को अच्छा माने या कमजोर तो कितना कमजोर? तो वो चीज की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाए। शुक्र को थोड़ा मोटा डेंट लगा हुआ है और अगर आपने नौकरी के मकसद से उस शुक्र के हालात को देख रहे हो तो ठीक शुक्र है भाई, वो खराब शुक्र नहीं है नौकरी के पर्पज से। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में देखना चाह रहे हैं
तो आप उसको बहुत आइडियल सिचुएशन में मत देखो। अगर आप शुक्र को बहुत आइडियल सिचुएशन में देखोगे तो मोर देन 90% लोगों का शुक्र अच्छा नहीं मिलेगा, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब हर आदमी थोड़ी ना आकर के आपको कहेगा जी मेरी मैरिज लाइफ खराब है। ठीक है, उनमें अनसेटिस्फेक्शन है, पर इतना अनसेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो छोड़ के भाग रहे हैं। वो छोड़ के नहीं भाग रहे, वो घर गृहस्थी चला रहे हैं, अपनी आराम से चला रहे हैं। वो कहते ठीक है यार, हमने एक्सेप्ट कर दिया। जहां पर एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाती है वहां पे शुक्र का रोल खत्म। अब शुक्र क्या करेगा? एक्सेप्टेंस हो गई ना, भाई ठीक है जैसा है बिल्कुल ठीक है, बस अब चलाना है, हम चला दो। अब आप शुक्र ढूंढ रहे हो, आप शुक्र ढूंढने की क्या जरूरत? तो इसलिए छोटी मोटी चोट अगर शुक्र के ऊपर लगी हुई है, छोटा मोटा डेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। जब तक कोई शुक्र को बड़ी चोट नहीं लगेगी, जब तक बात नहीं बनेगी, ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति कैसे बनता है? बृहस्पति बनता है सूरज से और शुक्र से। अगर कुंडली में सूरज और शुक्र एक साथ बैठे, केस नंबर 1, ऐसे समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुंडली में सूरज और शुक्र एक साथ बैठे, ये एक केस है, तो हम कहेंगे यहां पर बृहस्पति का निर्माण हो गया, क्योंकि सूरज और शुक्र एक साथ बैठे, बृहस्पति बन गया। जिस भाव में भी वो बन रहा है उस भाव में बृहस्पति के असर को समझे। अब केस नंबर 2, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में सूरज और शुक्र एक साथ नहीं बैठे, पर जब आप कुंडली का विश्लेषण करते हो तो क्या देखते हो कि उसके सूरज के हालात अच्छे हैं। मान लो कि सूरज मान लो पहले भाव में बैठा हुआ है और शुक्र के हालात भी अच्छे हैं। अब मान लिया वो शुक्र कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में बैठा। सेकंड हाउस उसका अपना घर है भाई, अपने घर में जाकर के बैठा हुआ शुक्र। सूरज पहले में आ गया, दूसरे में शुक्र आ गया। अब क्या हो गया? दोनों साथ हैं? दोनों साथ नहीं है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर सूरज और शुक्र कुंडली में अच्छे हालात में आ गए हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है उसका बृहस्पति कुंडली का कहीं पर भी हो वो अच्छा है। अब अच्छे का मतलब अब यहाँ पे समझ लो, आपने देखा यार ये बृहस्पति तो गुरुजी ने कहा था कि राहु जो है 5वें में ना हो, 9वें में राहु नहीं होना चाहिए, दूसरे में राहु नहीं होना चाहिए, 12वें में राहु नहीं होना चाहिए, या बुध नहीं होना चाहिए, शुक्र नहीं होना चाहिए। पर आपने देखा 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है। पॉइंट समझिएगा। तो नियम के अनुसार क्या हुआ? गुरु पीड़ित हो गया। अब यहाँ पर नियम दूसरा लग रहा है, सूरज पहले में बैठा है, शुक्र दूसरे में बैठा है, तो आपने क्या कहना भाई, एक नया जुपिटर क्रिएट हो गया। जो डेंट आपके बाय बर्थ चार्ट में जुपिटर को लगा है उसकी खाना पूर्ति को कर देगा, मतलब उसको जो डेंट लगा है उसको कंपनसेट कर देगा ये सूरज और शुक्र की ताकत। यानी कि बृहस्पति से रिलेटेड उसके जीवन में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। कैसे? पढ़ाई उसकी अव्वल दर्जे की फर्स्ट क्लास मिलेगी, बिना रोक टोक पढ़ाई करके निकल जाएगा। पुत्र संतान होगी, फिर आप कहोगे जी कहा नहीं मानेगी, नहीं कहा भी मानेगी, बिल्कुल आज्ञाकारी। बेशक पंचम में राहु बैठा होगा, एक छोड़ो 2 बेटे हो जाएंगे, 3 बेटे हो जाएंगे, 4 बेटे हो जाएंगे, बृहस्पति बिल्कुल नुकसान नहीं करने वाला। और बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा बनाएगा, एक नंबर का पैसे को जोड़ जोड़ करके हिसाब किताब लगाने वाला आदमी होगा। कोई ऐप नहीं मिलेगा उस आदमी में, किसी प्रकार का कोई ऐप नहीं मिलेगा उस आदमी। ये है कुंडली देखने का तरीका। तो आपको मसनूई ग्रह कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज की मास्टरी आप सीख लो। मैं कहता हूं बहुत सारी चीजों में पकड़ बन जाएगी आपकी। तो आपने बृहस्पति देखा उठा करके, देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब कुंडली में बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठ गए, तो हम क्या कहते हैं, यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। क्यों हो गया बढ़िया? क्योंकि बुध और शुक्र से सूरज बन जाता है। अब केस नंबर 1, एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठा है।
तो हमने कहा ना, जिस भाव में बुध शुक्र बैठा है वहां पर सूर्य की स्थिति मान लो। पर एक सॉरी व्यक्ति है सर। जिसका बुध और शुक्र साथ नहीं बैठा है, पर बुध भी अव्वल दर्जे का बैठा है और शुक्र भी अव्वल दर्जे का बैठा है, तो ऑटोमेटिक अब उसकी कुंडली में सूरज कहीं पर भी बैठा है तो सूरज को जो डेंट लगा है, अगर वो कहीं कमजोर बैठा है तो आप देखेंगे उसको सूरज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सर मान सॉरी, लीजिए, एक एक मिनट, क्वेश्चन करना। एक नहीं नहीं, मीन्स इसी से कनेक्टेड है सर। एक मिनट रुक जाओ। राइट राइट। छठे भाव में बुध आ गया, हमने कहा बुध तो उच्च का हो गया लाल किताब के हिसाब से। शुक्र सातवें में आ गया, हमने कहा ये तो इसी की जमीन है, अपने घर में आ गया। और सूरज आ गया आठवें भाव में। अब सूरज आठवें में आया, या हम इसको छठे में बिठा दें सूरज को, या सातवें में बिठा दें हम सूरज को, तो एक प्रकार से मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बुध शुक्र पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान इस पे दीजिए कि सूरज कमजोर हो गया। अब सूरज कमजोर होगा तो पिता के सुख में कमी आएगी, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में दिक्कत आएगी। पर अगर बुध और शुक्र के हालात अच्छे हैं कुंडली में, तो उसका बाप उस पे जान निछावर करने वाला हो, सरकार में कभी दिक्कत नहीं आएगी, सरकारी अधिकारियों से उसका तालमेल बहुत अच्छा रहे। अक्सर हमसे भूल चूक यहीं पर हो जाती है और हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर तो फोकस करते हैं, पर अलग अलग ग्रह स्थिति के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और हमें लगता है यार ये तो मामला गड़बड़ा गया, हम जो बोल रहे हैं ये बंदा कह रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसी कारण से कुछ लोगों का सूर्य सप्तम भाव में बैठा मिलेगा, पिता का स्नेह, पिता का सुख बहुत मिलेगा। और बेचारे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सप्तम में सूरज होगा, पिता का सुख नहीं होगा, या पिता से अनबन होगी, या पिता के हालात खराब होंगे, पिता के साथ बैर भाव होगा, या आपस में बातचीत खास नहीं, या वो इमोशनल लिंकअप नहीं होगा। अब दोनों तरह की कुंडलियां आपके सामने हैं, और यहीं पर आकर के स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या चक्कर है। सातवें में हमने तो किताब में पढ़ा है, लाल किताब में भी स्पष्ट रूप से लिखा है सप्तम भाव में सूरज नीच राशि मानो। अब यार नीच का तो सर नहीं दिखा रहा, ये कैसे हो गया। बुध को लेके आ गए कि बुध आ गया, भाई बुध आ गया ठीक बात है, बुध सूरज के साथ जब आता है तो खुद बुध अच्छा हो जाता है, पर सूरज को थोड़ी ताकत दे रहा है वो। तो ऐसे आप कंसेप्ट्स को निकाल निकाल करके लगाना शुरू करेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका कैलिबर बढ़ जाएगा। बस जल्दबाजी मत दिखाएं, चाहे लाल किताब हो चाहे वैदिक हो, जल्दबाजी से ही दिक्कत ज्यादा आती है। और हमसे भी जो गलतियां होती हैं तो समझो हमसे भी जल्दबाजी होती है। हाँ कुमुदनी जी, आप बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया सूर्य और शुक्र साथ में है तो बृहस्पति बन जाता है, जी और अगर बुध भी साथ में है तो नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर वो बनने वाली बात जो है वो वाली कैंसिल हो जाएगी। बस आप कहना अच्छा। चाह रहे हो सूर्य बुध शुक्र अगर एक साथ हैं तो फिर मसनूई का यस। कंसेप्ट नहीं लगेगा, फिर हमें राइट उसको अलग अलग एंगल से देखना है, ठीक है ना। अगर राइट। मसनूई का हम कंसेप्ट लगाएंगे तो दो ग्रहों के साथ ही लगाना पड़ेगा, और फिर उसको हम विश्लेषण अलग तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे चंद्रमा कैसे बनता है, चंद्रमा बनेगा जो है सूरज और बृहस्पति से, सूरज और बृहस्पति से चंद्रमा बन जाता है। यानी कि चंद्रमा जब कुंडली में पीड़ित होता है तो क्या होता है, मानसिक अशांति, मेंटल टेंशन्स, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी जो है लिक्विडिटी कमजोर हो जाती है, कैश इन हैंड में दिक्कत आती है हमें, ये सब चंद्र, या माँ की तबीयत खराब रहती है, माँ के साथ अनबन रहती है, माँ चिड़चिड़ी रहती है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ये सब चंद्रमा के पीड़ित होने से हो जाता है। वहीं पर आपको कुछ कुंडलियां ऐसी मिलेगी जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, पर माँ एकदम हट्टी कट्टी है, माँ के साथ संबंध भी बड़े अच्छे हैं, माँ के साथ प्रेम भाव भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या चक्कर है। एक का देखा तो माँ बिल्कुल वैसी मिली जैसे किताब में लिख रहे हैं, दूसरे को देखा तो मतलब मामला गड़बड़ है। आप देखना, जिस
रेंज में सूरज और बृहस्पति जितनी रेंज में ताकतवर होंगे उसकी कुंडली में, जितनी रेंज में, यानी जितने बलाबल स्ट्रांग होगा सूरज का और बृहस्पति का, उतना ही चंद्रमा का नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए बृहस्पति है पर 70% अच्छा है, मान लीजिए 70% अच्छा है, सूरज भी 70% अच्छा है, चंद्रमा 70% अच्छा हो जाएगा। बेशक चंद्रमा 8वें में बैठा हो, चाहे नीच के साथ बैठा हो, चाहे चंद्रमा जो है राहु के साथ। बहुत सारी आपको ऐसी कुंडलियां मिल जाएंगी जिसमें राहु चंद्र साथ हैं। बंदे को तुम टेंशन बहुत लेते हो, कहते टेंशन तो होती ही नहीं मुझे, मैं नहीं लेता जी टेंशन टूंशन। उसकी घरवाली से पूछोगे, वो कहते जी ये नहीं लेते टेंशन, इनको नहीं होती टेंशन। अब आपके टेंशन होगी, उसकी तो छूट गई तो आपकी शुरू होगी कि ये चक्कर क्या है। वैदिक में गए तो वहां पर भी यही था कि जी राहु चंद्र टेंशन देते हैं। लाल किताब में आए तो भी यही बात आ रही है कि साहब ये टेंशन देता है। बंदा कह रहा है टेंशन नहीं, ये चक्कर, या तो ये झूठ बोल रहा है, ये मामला गड़बड़ है। पर जब उसके परिवार कहता है ये टेंशन नहीं लेता, तो फिर अब आपको टेंशन शुरू हो जाती है कि ये परिवार वाले सही कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप सूत्रों को सीखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हिमांशु। गुरुजी, पिछले क्लास में आपने एक बात बताया था कि सप्तम भाव में का जो बुध होता है वो पारस मणि होता है। हाँ, तो वो कैसे होता है वो जानना था। पारस मणि का मतलब हिमांशु समझो कि जिसका साथ देगा उसको फायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये दूसरों के लिए अच्छी बात है, ये दूसरों के लिए अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए किसी का बुध सप्तम में बैठा है, या समझे कि सूरज और बुध सप्तम में बैठे हुए हैं, और हमने कहा ये पारस मणि की तरह है। पारस क्या है? पारस के पास में आप तांबे को लेके आओगे तो उसको सोने में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट इन द गोल्ड, वैल्यू एडिशन कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में बुध है, उसके अंडर गाइडेंस में कोई व्यक्ति कहता है मैं कुछ चीज सीखना चाहता हूँ, या मैं उसके नीचे नौकरी करना चाहता हूँ, वो उसको इतना ट्रेन करेगा कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो क्योंकि वो जो दूसरा बंदा है वो उसके सानिध्य में आ गया, उसके पास आ गया, और वो जो बंदा है वो तो पारस है। अब पारस से जो भी टच करेगा वो कन्वर्ट इनटू द गोल्ड, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फायदा तो दूसरे को हो रहा है, पर हाँ उससे उसका रुतबा तो बन ही रहा है ना कि यार ये आदमी है, इसके पास आए तो इसके बंदे ने कमाना खाना सिखा दिया। पॉइंट समझे? तो ऐसा व्यक्ति खुद तो कमाता खाता ही दूसरों को भी कमाना खाना सिखा देता है, तो वो है पारस। अब कोई मान लो पुरुष ऐसा है, अब उसकी वाइफ आ गई, शादी हुई, तो अपनी वाइफ के अंदर भी वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेगा। आप देखो 5-10 साल के बाद उसकी वाइफ भी समझदार होने लग जाएगी, या उसको भी नॉलेज का लेवल उसका बढ़ा देगा, उसका अपने बच्चों का नॉलेज का लेवल बढ़ा देगा। जो उसके साथ रहेगा, जो मतलब उसकी मास्टरी होगी, वो उस चीज में सबको कुछ ना कुछ बांट के दे देगा, और एक समय पर आएगा सारे के सारे ऊपर बढ़ जाएंगे। इसे कहा गया है पारस। लोग इतने जल्दबाजी में पढ़ते हैं कि वो पारस पत्थर, वो फिर कहते जी हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। भाई तेरे साथ होना भी क्या है, लाल किताब ने भी कुछ नहीं लिखा कि तेरे साथ कुछ। वो उसको गलत पकड़ गया। पहले समझो, सांस लंबी खींच के ये तो समझो कि पारस का गुण क्या है। पारस पत्थर का, पारस दूसरे को कन्वर्ट करता है, कि उसके अंदर काबिलियत बहुत है। अब उसको आप खाना बनाने के लिए दे दो, वो आपको खाना बहुत बढ़िया बना के दे देगा। बुध सप्तम में है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का खाना बना करके दे देगा आपको, ये उसकी खासियत है। साथ में वो क्या करेगा? अकेला नहीं, थोड़े दिन बाद जो भी उसके आसपास होगा उसी को खाना बनाना सिखाने लगे। ये उसकी आदत है दूसरे को सिखाना, ये उसकी आदत में शुमार है। पहले सीखेगा फिर सिखाएगा, पर जो सीख के आ जाएगा वही सिखाएगा, बाटे वगैरह माननेगा ही नहीं। ये खासियत। तो सर हम लोग क्या ये मान सकते हैं कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है सर? मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, एक अच्छे टीचर का गुण ही बांटना है।
अगर कोई टीचर Okay, कहता है मैं नहीं बांटूंगा तो टीचर भी अच्छा नहीं है। ओके सर, ठीक, थैंक यू गुरु हाँ जी। विशाल जी, सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका मसनूई का कॉन्सेप्ट सही में कोई नहीं समझाता इस तरह से सर। सर अभी मसनूई का ही किसी एक ने भी, विशाल जी किसी नहीं, सब लकीर के फकीर हो रहे हैं, मतलब उसी लकीर को धर्रे पे लगा लगा के पीट रहे हैं। हमारे यहाँ लाइव क्लास होती थी, जो हम बोर्ड पे इतना समझाते थे, इतना करते थे, लोग कहते थे जी कमाल है। बोले जी ये कहाँ लिखा है, मगर ये तो मैं नहीं बता सकता कहाँ लिखा है, पर करके देखो, फेल हो तो बताना, जब बताना आप। वो फिर कोई आज तक आया नहीं जी फेल हो गया मामला। सर एक क्लास मसनूई की दे दीजिए हमें। सर यही तो इसमें कुमुन्नी जी, एक स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं, आज देखो क्लास से हम चर्चा करें, बस यही यही मसनूई है, चल रही है चर्चाएं। कल भी हम क्लास लेंगे, है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन हो सका तो मैं लूंगा। हाँ विशाल जी कुछ कह रहे थे आप। सर एक कुंडली में सूर्य बुध बैठे हैं पहले घर में, जी। तो सूर्य उच्च का हो गया। हम्म। और जुपिटर बैठा मतलब गुरु बैठा है 12वें घर में, वो भी उसका अपना घर हो गया। ठीक है। तो मून की मदद करेंगे दोनों। बिल्कुल। अब मून बैठा है सर राहु के साथ चौथे घर में, जो कि जी घर भी गया और मून भी गया। बिल्कुल। लेकिन सर ये फिर भी मदद नहीं कर पा रहे उस कुंडली में, ऐसा मतलब देखो, जो व्यक्ति का दिखता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इस केस के ऊपर आते हैं। पहली बात तो देखिए, मैंने क्या कहा था, सूरज और गुरु जिस एवज में ताकतवर होंगे, उसी एवज में वो चंद्रमा के दोष को दूर करेंगे। जी जब भी गुरु के 12वें भाव की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें, 12वें भाव में राहु जी महाराज भी बैठे हैं, छिपे हुए। वो दो लोगों का है, वहां पे गुरु भी है और वहां पे राहु भी है। गुरु 12वें में चला गया, गुरु 12वें में जाएगा तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो डेंट खाया हुआ है राहु से, यानी उस गुरु के अंदर कहीं ना कहीं राहु के गुणों का समावेश है। गुरु के अंदर राहु के गुणों का समावेश से मतलब समझो आप कि ज्ञानी तो हो गया, अब राहु का काम क्या है, चीजों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना। एकदम हवा बना दो, उसका नॉलेज का हवा बना दो और उसका हजारों करोड़ रुपया एकदम मल्टीप्लाई कर दो। ये उसका काम है। गुरु की जो मेन फितरत है ना, वो उससे इतर हो जाता है, उससे साइड हो जाता है। इसीलिए आपको गुरु 12वें में बड़े बड़े करोड़पतियों अरबपतियों के कुंडली में मिल जाएगा, गुरु 12वें में। पर हम यहाँ तो देख रहे हैं गुरु ताकतवर कितना है कितना नहीं है। तो गुरु पूरा ताकतवर नहीं है ये, इस गुरु के साथ इम्प्योरिटी मिक्स है। जैसे नवम का गुरु जो होगा या जो पंचम का गुरु होगा, वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा एज कंपेयर टू 12वें का गुरु। पॉइंट समझे? यहां तो गुरु 12वें में जब भी होता है, ऐसा तो आदमी खुद भी ठोकर खा खा के ही सीखता है। मतलब ठोकर लगेंगे फिर सीखेगा, ठोकर लगेंगे फिर सीखेगा। बिल्कुल सर। और गुरु का क्या मतलब हुआ? गुरु तो भाई, गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी है। वो तो क्या बोला लाल किताब में, दो जहान का मालिक, जिसे ऑलरेडी पता है कि उस जहान में, जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा, उस जहान में क्या होगा और उस जहान में पहुंचने का रास्ता क्या है, उसको उसका भी ज्ञान है। यानी जो उसने नहीं भी देखा तो भी उसका ज्ञान है। और इस जहान में कैसे जीवन जीना है, ये भी ज्ञान है। और जिसका गुरु 12वें में हो तो बेचारा अब तक कंफ्यूज है कि मैं सन्यासी बनूं, कि मैं राजा बनूं, कि मैं माला जपूं, कि मंदिर में जाऊं, कि मैं शीर्षासन करूं। वो तो कंफ्यूज है। परफेक्ट सर। कंफ्यूजन कंफ्यूजन देने का काम राहु करता है। 12वें गुरु वाला व्यक्ति कंफ्यूज क्यों रहता है? उसके कंफ्यूजन के पीछे सबसे बड़ी प्रमुख वजह राहु जी महाराज है। क्योंकि छिपे हुए तो वो बैठे ना, वो कुछ भी कर लेगा, हर मामले में कंफ्यूजन है उसकी जान।
खास करके गुरु से रिलेटेड। जब भी धर्म कर्म की मोक्ष की बात आएगी, वो हमेशा अपने आप को कंफ्यूज मिलेगा। वो कहेगा यार, जबकि ज्ञानी बहुत होगा, बहुत ज्ञानी होगा, पर वो अगर जब भी ईमानदारी से बात करेगा सच्चे दिल से, वो यही कहेगा भाई इस मामले में तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, भगवान है कि नहीं है ये तो आई हैव डाउट। मानता हूं भगवान है, ऐसा मैं मानता हूं, बट डाउट भी मैं उतना ही करता हूं कि है कि नहीं है। समझ रहे हो बात को आप? उसको ये डाउट क्रिएट कौन कर रहा है? डाउट क्रिएट करता है राहु। गुरु होगा, एक सूत्र बताएगा, बेटा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर और ये मिल जाएगा, जा। जैसे वो साइंस का टीचर होता ना, उधर हाइड्रोजन, 2 भाग हाइड्रोजन मिलाओ, 1 भाग जो ऑक्सीजन मिलाओ, पानी बन जाएगा H2O। वो एक फार्मूला दे दिया। उस टीचर में कंफ्यूजन नहीं है, पर इस टीचर में कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। ये समझा तो रहा है, ये कह रहा है मैं शास्त्र पढ़ाता हूँ, शास्त्र सिखाता हूँ, शास्त्र में ये लिखा है, वहां तक तो वो एक्सपर्ट है, पूरा मास्टर है, पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ये होता है ये होता है। पर उससे बोलो क्या सच में ये होता है? वो कहता है आई हैव डाउट, क्योंकि ये तो मेरा ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। क्योंकि 12वां भाव क्या है, समाधि में क्या होगा, मैं समाधि लगाऊं कि ना लगाऊं, प्राणायाम करूं कि ना करूं। 12वें भाव के गुरु को तो ऐसा समझो, ये वो व्यक्ति है जो कहता है बनना तो मैं आस्तिक चाहता हूं, पर समस्या ये है कि बाद में मरने के बाद अगर पता चला कि भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तो ये मैं व्रत प्यास कर रहा हूँ, मंदिर में घंटियां बजा रहा हूँ, फिर क्या होगा? ये तो पूरे सारी जिंदगी बेकार हो गई। मैंने तो कोई एंजॉय नहीं करा सारी लाइफ में। सारी लाइफ में तो बस पड़ा रहा अपने साधु संत बन करके। बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो वो आस्तिक है जिसको डाउट है कि मरने के बाद पता चला परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी मेरी जान को, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। और अगर ये पता चला कि जो गीता में लिखा है कि मनुष्य आता है फिर जाता है फिर आता है फिर जाता है, साइकिल चलता रहता है, अगर ये साइकिल नाम की चीज ही नहीं हुई तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं तो दोबारा आ ही नहीं पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो उसके दिमाग में ऐसे ऐसे डाउट आते हैं। अगर मैं नास्तिक हूं, अब वो अगर ऐसा व्यक्ति नास्तिक है गुरु 12वें वाला कि जाओ मैं दारू भी पीऊंगा, एंजॉय करूंगा करूंगा, फिर जब भी शांत बैठेगा उसके दिमाग में आएगा अरे यार ये मंदिर वाला जो पंडित जी जा रहा है या ये विशाल जी जो मंदिर में जा रहे हैं, कल को मरने के बाद पता चला सचमुच धर्मराज होता है, सचमुच यमराज बैठ जाता है और वहां ऐसे ही सजाएं सुनाई जाती हैं जैसा गरुड़ पुराण में कहा है, तो बेटा तेरा क्या होगा? तेरे तो पक्के पकोड़े तले जाएंगे इस नरक में, तू पक्का नीचे। और उसको इस बात को कहते कहते टेंशन हो जाएगी। तो आस्तिक भी दुखी, नास्तिकता में भी दुखी। तो ये लिख लो गुरु 12वां, आस्तिक भी दुखी नास्तिक भी दुखी, कुछ बन जाए वो दुखी। तो इसीलिए विशाल जी गुरु 12वें वाला, 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु चंद्र के दोष को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाता। यहाँ ये केवल 30 से 40% असर देता है, बट खुद पीड़ित हो जाता है। क्योंकि अगर आप 12वें से चौथे तक गिनेंगे, 12वें से चौथे तक गिनेंगे तो पंचम आ जाता है पॉइंट से। तो उसके 5वें भाव में कौन बैठा है? 5वें भाव में तो राहु बैठा है, उसकी जान को समस्या हो गई। लेकिन सर वो तो मदद करेगा ना, वो तो हार्म तो नहीं कर सकता। सुनिए मेरी बात, मैं वही, अरे मदद भी तो कौन मदद करेगा? ये हमेशा विशाल जी हम कह देते हैं कि मदद होगा, पर मदद के लिए हमेशा नेचर जिम्मेवार है। आप किस ऐसे फ्रेंड, जब भी आपको कोई मुसीबत आएगी, आप मान लीजिए एक फ्रेंड है आपका, बहुत फास्ट फ्रेंड है, बहुत झगड़ालू है, पर आप पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, आपके लिए वो गाली गलौज कर देता है। अब आपका पंगा एक पुलिस वाले से हो गया और वो आपको थाने ले गया। अब आप क्या उसको याद करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ये आएगा गाली गलौज करेगा, ये तो पिटेगा पिटेगा, मुझे डबल पिटवाएगा, ये तो पिटेगा पिटेगा, ये तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ये भी पिटेगा और मुझे भी डबल पिटवाएगा। मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जो इस चीज से छुड़वाए मुझे। तो आप एक शांत संयमित रेपुटेटेड आदमी को फोन करेंगे कि जो इस चीज से मुझे बाहर निकाले। आप उस गाली गलौज दोस्त को कभी भी याद नहीं करेंगे, चाहे बेशक वो कितना फ्रेंड हो।
इसीलिए ज्योतिष का यह अकाट्य नियम है कि आप ग्रह के नेचर को हमेशा दिमाग में रखें, चाहे वो कितना भी मददगार हो, पर मदद मिलेगी कैसी मदद। अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं कि अगर हम गुरु 12वें में बैठा हुआ है, अगर गुरु 12वें में बैठा हुआ है तो उसके बुनियाद को चेक करना बहुत जरूरी है। यानी कि अष्टम भाव में कौन ग्रह बैठा, कहीं उसकी बुनियाद कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो जब भी हम किसी भी ग्रह का निर्णय करेंगे तो हम उसको दाएं बाएं राइट लेफ्ट हर जगह से उसको चेक करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज, फिर हमें अपने प्रश्न का आंसर मिलेगा कि ये हुआ। अब यही चीज चंद्र राहु आपके चौथे में जैसे बैठे हैं वैसे ही बेशक बैठे रहते, पर यही गुरु नवम में, सॉरी, ये पंचम में बैठा होता, दूसरे भाव में जाकर के बैठा होता, पहले में बैठा होता या कहीं और बैठा होता, तो इतना तकलीफ दे स्थिति नहीं पैदा कर। तो इस गुरु को और दृढ़ करना चाहिए क्या? जितना गुरु को ताकत दोगे विशाल जी, उतना चंद्रमा ठीक होगा। अच्छा, कोई अब चाहे आप ये कह लो कि मदद का ग्रह तो बृहस्पति बना हुआ है ना चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा को कर रहा है, पर हाँ इतना फायदा जरूर ये करवा देता है विशाल जी कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा दवाइयों पे नहीं जाना पड़ता। कभी कभी अगर दवाई लेनी पड़े तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लेनी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने देता। अगर चंद्र राहु एक साथ बैठे हैं और बृहस्पति बिल्कुल भी साथ ना दे मानसिक रोग हो जाए तो हालत बहुत खराब हो जाता है। 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल तक व्यक्ति डिप्रेशन का दवाइयों पे रहता है। ये समझ लीजिए, ये कोई योग अच्छा योग नहीं है। तो हमें ऐसे देख लेना चाहिए कि बृहस्पति के क्या हालात हैं और सूरज के क्या हालात हैं। अगर अच्छे होंगे, दोनों अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उस दोष को बिल्कुल हल्का कर देंगे। और अगर गड़बड़ है तो फिर कोई मदद नहीं मिलेगी, फिर तो राहु जी महाराज ने जो करना है सो करना है। सर, बुध जैसे 3, 8, 9, 12 में अच्छा असर नहीं देता, मंदा हो जाता है। तो अब सर मेरे पास 2 कुंडलियां हैं। एक में सूर्य बुध राहु 9 में है और एक में सूर्य बुध शनि 9 में है। नहीं, ऐसे नहीं, ये सिर्फ एक समझाने के लिए विशाल जी बताया जाता है कि 3, 8, 9, 12 बुध मत है, पर बुध को जब भी किसी ग्रह का साथ मिल जाएगा वो दूसरा ग्रह उसको ताकत दे देता है। तो कंसेप्ट फेल है। जैसे कि ये है, अगर अकेला बुध बैठा है, ये नियम जब लागू होगा, जैसे 9वें में बुध अकेला बैठा है, तो बिल्कुल जो बात कही गई है वही है। बुध खुद भी मद्दा और गुरु को भी मद्दा कर देगा। हाँ जी। इसी तरीके से मान लो बुध जो है तीसरे भाव में बैठ जाएगा, अगर अकेला बैठा हुआ बुध बैठा हुआ है तो ये कमजोरी की तरफ ले जाएगा, फिर ये इतना पावरफुली असर नहीं पैदा करेगा। अभी ये कमजोरी, बुध की कमजोरी क्या मानेंगे अगर अकेला बैठा, तो वो व्यक्ति व्यापार करने से हमेशा डरे, क्योंकि बुध व्यापार का सबसे बड़ा ग्रह तो बुध है। वो व्यापार से बहुत डरेगा और रिस्क नहीं लेगा एक पैसे का जल्दी से, चाहे उसको पता है कि मैं अगर रिस्क लूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, पर नहीं, जब तक 4 लोग नहीं कह देंगे, सरकार नहीं कह देगी, प्रधानमंत्री नहीं कह देगा, मानने का नहीं, किसी बात पे विश्वास नहीं करेगा। मतलब पूरा नियम उनका पक्का होगा, रिस्क नहीं लेगा। तो ऐसे देखा जाए, पर अगर वो किसी अन्य ग्रहों के साथ आया तो फिर बुध का तो रूप ही अलग बदल जाता है ना। अच्छा, तो कमजोर बुध वालों को, जिसका बुध कमजोर है, क्या उनको घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखने चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में लाल किताब ने कहा है जो लेके तो आ गए आप शौक में, पर उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो। अब वो जस्ट लाइक कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि सफाई कर दो। वहां पे वास्तु का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। बुद्ध की जो डायरेक्शन है ये उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है ये बुद्ध की दिशा है। तो जितनी साफ सफाई होगी उतना बेटर होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा वो कहीं ना कहीं हमारे जहन के अंदर एक कबाड़े की तरह फंस जाता है।
तो हमारे ना दिमाग में विचार बहुत आते हैं। जी ठीक फिर है। ये जैसे लाल किताब के अनुसार जो भी ग्रह अशुभ फल देते हैं, तो अब लाल किताब में उसमें भावानुसार उनके वो लिखे हुए हैं, उपाय लिखे हुए हैं। हाँ अपन वो ही। अपन नहीं देख नहीं। आप ही तरह से रहे हैं सर, अपन देख आप ही के तरह से रहे कि वो शुभ है या अशुभ है। लेकिन मानो कि हमने एक ग्रह निकाला जो कि पता चल गया कि ये अशुभ फल दे रहा है, मान लिया, अपने क्लास के अनुसार। अब क्या अपने को उसका उपाय वो उन भावानुसार करना चाहिए या कुछ और तरह से उपाय, मतलब उपाय अपन करें तो कैसे करें? दो तरीके हैं इसके। पहली बात, जब आप फर्स्ट टाइम उपाय करते हैं और कुंडली का जब उपाय करते हैं, खास करके कुंडली का उपाय मैं बोलूं, कुंडली का उपाय हमेशा लंबा चलता है, हमेशा लंबा चलता है। जैसे सूरज सप्तम भाव में बैठा और आपने देखा यार ये तो कमजोर है, सारे लक्षण मैच किए, बिल्कुल सही मैच कर गया। आपने कहा जी ये तो सूरज कमजोर हो गया, तो इसका मतलब विशाल जी सूरज का उपाय हमें कंटिन्यूस लंबे समय करना पड़ेगा। इट मे बी 5 years, 7 years, 10 years, हो सकता है कि लंबा समय खिंच जाए। दूसरी बात, एक होता है कि उस ग्रह से संबंधित हमें अभी परेशानी दे रहा है वो। हर ग्रह हमेशा परेशानी नहीं देता, चाहे वो कितना भी खराब स्थिति में क्यों ना बैठा हो। आप उसको वर्ष फल में देखो, क्या वो वर्ष फल में हमें परेशान करने के लिए आया हुआ है? जैसे अगर वो कमजोर है सप्तम में, ऐसे ही वो किसी और कमजोर भाव में बैठा हुआ है क्या? जब तक वो वर्षफल में मंदे भाव में नहीं बैठेगा या उसके साथी ग्रह कमजोर नहीं होंगे, जब तक वो बुरा परिणाम नहीं देगा। अगर वो दे रहा है तो फिर तो आपको इमीडिएट रेमेडीज की तरफ आना पड़ेगा, फिर वो करना। क्या करेंगे? हाँ फिर करना। मतलब वो भाव अनुसार जैसे फिर लाल किताब। हाँ, फिर भाव के अनुसार तो चलेंगे कुंडली के उपाय, अच्छा। पर फिर जो उपाय चलेगा वो भाव, वो वर्षफल के भाव के अनुसार चलेगा। अच्छा जैसे वर्ष। कि हाँ, जैसे कि वर्षफल में सूरज आया और 12वें में चला गया, और 12वें में भी हमने कहा जी तो बेकार है, और हमने लक्षण मिला है कि हमें परेशान कर रहा है भाई सूरज जब से आया है, तो हमने 12वें के सूरज के अनुसार उपाय शामिल कर। और साथ में कुंडली वाले भी करते रहने हैं। वो तो लंबे समय का प्रोसेस, वो तो लंबा प्रोसेस है, जब तक वो ग्रह ठीक नहीं हो जाएगा जब तक हमें कर। अच्छा। और सर इसमें क्या कोई अगर ग्रह तो शुभ है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, जैसे गुरु आपने बताया कि भाई 70% स्ट्रेंथ रखता है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए भी क्या भाव अनुसार करे जा सकते हैं उपाय या नहीं विशाल कर? जी, टारगेट क्या है हमारा, उस बात को गौर करके हमने सोचना है। 60 to 70% अगर बृहस्पति ठीक है तो पैसा कमाने खाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, बैंक में पैसा रखने के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, अपने को अगर चंद्र को सपोर्ट देनी है जो कि ग्रहण हाँ में बैठा हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पर जितना और ये, फिर इसके लिए भी तैयार रहना है कि विशाल जी गुरु जो है ना लास्ट के अंदर फिर वो सन्यास की तरफ ही लेके जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में वेदांग का ग्रह है, वो वेद का ग्रह है, वो आपको उस हायर नॉलेज की तरफ लेके जाएगा ना। और जैसे जैसे व्यक्ति हायर नॉलेज की तरफ जाएगा उतना ही उस व्यक्ति में डिटैचमेंट बढ़ेगी। फिर तो वो कहेगा ना भाई, नियम ये बनता है कि भाई मैं 70 साल का हो गया, अब मुझे घर में करना क्या है, अब मेरा वानप्रस्थ का टाइम आ गया, अब मुझे बच्चों से ज्यादा चक्रों में पड़ना नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है पापा मुझे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ", भाई मुझे मुझे आगे बताया ही मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझसे मत बात करो। मैं तो नाम जप करूंगा और मौज लूंगा बस, मुझे और इसके अलावा कोई दिमाग लगाना ही नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो ऑटोमेटिक लास्ट स्टेज क्या है उसकी, लास्ट स्टेज है साधु, सन्यासी। जितना गुरु अच्छा, एक नियम याद रखो, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, तो केतु क्या बनाएगा, केतु तो साधु बनाएगा ना। एंड रिजल्ट ये भी देखो वो जाके कहाँ करेगा। हम जैसे शनि को अगर अच्छा बनाने लग रहे हैं, कई बार लोग गलती खा जाते हैं कि शनि को इतना पावरफुल बना दो, शनि करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा, पर अगर शनि का संबंध विवाह स्थान से हो गया या विवाह के मामले में वो कुछ इंटरफेयर कर रहा है और आप शनि की ताकत बढ़ाए जा रहे हो, वो उधर से मैरिज को तोड़ता चला जाएगा।
क्योंकि शनि के गुण को समझो ना, शनि जितना ताकतवर होगा वो डिटैचमेंट, सेपरेशंस, उसको अपनी पत्नी से लगाव नहीं है। वो कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे करना क्या पत्नी का। ठीक है, तो रोज का झगड़ा कर रही है, रोज का सर दर्द कर रही है, छोड़ो यार, बात ही खत्म करो, हटो। अब पत्नी क्या कहेगी? पत्नी कहेगी हम तुमसे अलग हो रहे हैं। भाई उसको वो पेन है ही नहीं, वो कह रहा अलग हो रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर बच्चे कहते हैं हम भी तुमसे अलग हो रहे हैं, उसको पेन है नहीं, वो कह रहा, अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि शनि जितना पावरफुल हो जाएगा, वो तो अकेला रह के खुश है ना। एकांत और अकेलापन, लॉनलीनेस, ये शनि का गुण है। उसको तो कर्म जो उसने पकड़ लिया, बस उस कर्म को वो ढंग से करता चला जाता है। बाकी उसको अटैचमेंट वाली बात तो, फीलिंग ही खत्म हो गई। आप उसको डरा ही नहीं सकते। जो आदमी अकेला रहना सीख जाता है, उसको किस मामले पे डराओगे? लोग कहते हैं ना हम शादी में नहीं बुलाएंगे, घर पे नहीं बुलाएंगे। भाई वो तो तैयार बैठा, वो आके राजी नहीं, तुम कह रहे हो हम बुलाएंगे नहीं। ये शनि के गुण है। शनि वाले लोग जो है सोशल नहीं होते बहुत ज्यादा, वो वैसे ही धक्के मार के घर से बाहर निकलते। मतलब जो सारा घर वाले कहते जाना पड़ेगा शादी में, तो बेचारा वो शादी में जा रहा है। तो आप बरसात में भीगे हुए आदमी को पानी से नहीं डरा सकते। हाँ नरेश जी। धन्यवाद सर। हाँ सर सादर प्रणाम। प्रणाम। सर यही जो विशाल जी ने जो चार्ट बताया उसी में सूर्य बुध वही स्थान पे है और वहां पे शनि भी आ गए हैं गुरु कौन से 12वें में स्थान ही। पे, कौन से स्थान पे वो बताओ ना। प्रथम स्थान जो है लग्न कुंडली में, लग्न स्थान में सूर्य सूर्य। शनि बुध एक साथ है। हाँ, और गुरु 12वें में भी है और तो जो तो कन्या लग्न है। सीधे सीधे कहो कि पहले भाव में सूर्य शनि बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। हाँ हाँ तो सर, ये तो यस कबाड़ा सर। हो गया। बताओ क्या पूछ। तो इसमें बुध की स्थिति खराब हो जाएगी या फिर कैसी रहेगी मतलब? देखिए, बुध की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि सूर्य भी उसका मित्र है और शनि भी उसका मित्र है। बुध के हालात बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप ओके। तो ये देखोगे कुंडली में गुरु के हालात कैसे, बुध के हालात तो ठीक है। गुरु फिर 12वें में हुआ तो गुरु के हालात वहां पे हाँ, खराब। गुरु और देखो कि कोई डेंट तो नहीं मार रहा, कोई आठवीं दृष्टि से तो नहीं मतलब वो टक्कर तो नहीं मार रहा कोई, वो सब देखो। पर सूर्य शनि और बुध जब भी एक साथ आएंगे, तो ये समझ लो एक बहुत बड़ी टक्कर होनी थी, जो बहुत छोटी टक्कर में बदल गई। अगर ये सूर्य शनि रह जाते और बुध निकल जाता, तो ये बहुत बड़े हालात को खराब कर सकता था। अब इसने बहुत बड़ी जलती हुई आग में पानी डालने का काम कर दिया बुध ग्रह ने। क्योंकि सूर्य शनि और बुध जब एक साथ हो जाते हैं, तो काफी हद तक बुध उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेगेटिव को, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को बहुत कम नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये बात ठीक है। शनि के हालात खुद के अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में है, तो वो अच्छा नहीं माना जाए। तो इसमें पर अष्टम बुध का, भाव भी है। बुध का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें बुध दिखना ही नहीं है, फिर गुरु और शनि के हालात देखते हैं। नहीं, मैंने कहा बुध तो ठीक है, बुध के हालात खराब नहीं है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ। ओके ओके। देखो बुध कैसे खराब ठीक होगा, है। बुध अगर अकेला बैठेगा तो खराब होगा। तो अकेला तो बैठा ही नहीं है वो, उसके हम्म। साथ तो सूरज बैठा है। सूरज कौन है? बिल्कुल सूरज बिल्कुल। उसका मित्र है। दूसरा कौन बैठा है? शनि बैठा है। शनि कौन है? शनि भी उसका मित्र है। बुध तो एंजॉय कर रहा है, परेशानी तो सूरज और शनि की आपस में। बुध की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कह रहा है लड़ना तुम दोनों लड़ो, मेरे से तो तुम दोनों ही फ्रेंड हो। जी जी जी। ये व्यक्ति बहुत बड़ा कंसल्टेंट है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, बुध तो खराब ही नहीं है ना नरेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हम, हाँ मंजीत जी, ऐसे पकड़ना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी फटाफट कह दिया कि बुध खराब बिल्कुल भी नहीं है, तो बुध खराब नहीं है तो बहुत बढ़िया, वो तो बढ़िया, दिमाग तो बढ़िया चलता उसका।
हाँ मंजीत जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सातवें घर में जो बुध का पारसमणि का रोल हम बात कर रहे थे गुरुजी, तो हम्म अगर सातवें घर में हमारे पास साथ में ऐसा कोई प्लैनेट है जो बेसिकली सातवें घर के लिए नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल राहु, हम्म क्या हम ये एज्यूम करें कि वो उस प्लैनेट की नेगेटिविटी जो उस घर के लिए है, सातवें घर के लिए, उसको कंट्रोल करेगा? मैं अभी भी समझा नहीं, आपने दो क्वेश्चन को एक दूसरे में डाल दिया। पहली बात तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये बताइए सप्तम भाव में कौन बैठा है? बुध है और साथ में राहु है। हाँ, राहु के आने से चीज को खराबी कर देता है। जी। ये उस चीज को देखो, राहु क्या करता है कि बुध को बिल्कुल अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है। अच्छा, यहाँ बुध की तो तो उसको चली नहीं रही। पारसमणि वाला बता दूं? नहीं नहीं नहीं, पारसमणि वाला पारसमणि मामला वाला ही जादू गड़बड़ा चलेगा गया। ही? नहीं, चलता नहीं। ओके। ओके। वो स्त्री श्राप वाला तो मैम उल्टा, और स्त्री श्राप वाला और बेटर आ जाता है। जी। इसमें वाइफ की हेल्थ का बड़ा भारी चक्कर फंस जाता है जी। ना? तो या कई बार रिलेशनशिप पे फंस जाता है या हेल्थ पे फंस जाता है, दोनों में से कहीं भी एक फंस जाता है। हाँ, इस केस में रिलेशनशिप में ही है गुरुजी, हाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कहा ना दोनों में से कोई भी एक, वो चीज है। जी। जी। राइट, थैंक ठीक है, यू। चलिए 9 बज गए हैं, कल मिलते हैं आपको टाइम पे, हैं? ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था क्या? हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अपन का प्रमोद जी कल करेंगे, अपन काफी टाइम हो गया। आप अच्छा, व्हाट्सएप पे डाल दो बेशक, है ना? ठीक है सर, थैंक ओके, यू। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।